तो बच्चों, हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म, और इसमें हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल वो है धारा के चुंबकीय प्रभाव। बच्चों, धारावाही तार अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है और वैज्ञानिक ओरस्टेड ने इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र का नाम दिया। मान लीजिए एक सेटअप हम लेते हैं, ये कुंजी है, अभी ओपन है, तीन अलग अलग सिचुएशन है। देखिए, पहली अवस्था में की ओपन है और हम यहाँ पर की ओपन है और यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल चुंबकीय सुई यहाँ रखते हैं, तो यहाँ चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं आएगा। जब की ओपन है, जब हम की को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेपण आने लगता है, ये मैग्नेटिक नीडल है। और फिर जब हम बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स कर देते हैं तो चुंबकीय सुई में फिर से विक्षेपण आता है, लेकिन विपरीत दिशा में। यहाँ पर धारा 0 है, यहाँ पर धारा लेफ्ट से राइट में बह रही है और यहाँ धारा राइट से लेफ्ट में बह रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड द्वारा किया गया। ओरस्टेड ने पाया कि जब कोई धारा नहीं है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं है। जब धारा लेफ्ट टू राइट है तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण है। जब धारा राइट टू लेफ्ट है तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण है, लेकिन विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से ओरस्टेड ने महसूस किया कि धारावाही तार अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा कर रहा है और उस क्षेत्र का नाम दिया गया चुंबकीय क्षेत्र। और इसकी बात वैज्ञानिक ओरस्टेड ने सबसे पहले की। तो चुंबकीय क्षेत्र की बात सबसे पहले वैज्ञानिक ओरस्टेड द्वारा की गई। तो वैज्ञानिक ओरस्टेड द्वारा कहा गया कि धारावाही तार जो होता है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करता है और उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब एक बात तो यह हुई कि धारावाही तार अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। अगर हम धारावाही तार की बात करें तो धारावाही तार में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा चालक तार में। यानी एक तरीके से ओरस्टेड ने कहा कि जो गतिमान आवेश है, गतिमान आवेश अपने गति के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र का नाम दिया गया। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। अगर हम बात करें गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, तो मान लीजिए कोई आवेश है Q और वो v वेग से गतिमान है और आपको देखना है कि किसी बिंदु P पर इसकी गति के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि बिंदु P का आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, ये R हो गया। और फिर V और R के बीच में एंगल देखिए,
गति के आवेश की गति के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। यह है आवेश की गति के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो इसे हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब भी लिख सकते हैं। स्पेशल केस, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी Q अगर v वेग से जा रहा है और बिंदु P यहाँ है जो कि इसकी गति के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस स्थिति में v का मान हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी बाय आर स्क्वायर। यदि सेकंड स्पेशल केस, यदि थीटा बराबर 0 यानी चार्ज इस रेखा पर गतिमान है और बिंदु P भी इसी रेखा पर, तो आवेश जिस रेखा पर गतिमान होता है तो स्थिति सदिश का V के साथ कोण 0 हो गया। इस स्थिति में R भी इधर की तरफ ही हो गया और V भी इधर की तरफ ही हो गया, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो थीटा का मान 0 हो गया। तो इस स्थिति में B का मान 0 हो जाएगा, यानी आवेश जिस रेखा पर गतिमान हो उस रेखा पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित कर रहा है। ऐसा यूनिट चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला है। बच्चों, B को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। CGS यूनिट इसका गॉस है। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। यदि आवेश Q वृत्तीय मार्ग पर गतिमान हो, जिसकी त्रिज्या r हो, तो क्योंकि केंद्र पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहेंगे तो केंद्र का स्थिति सदिश इसके लिए हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा V के साथ, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं V एट द सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी बाय आर स्क्वायर। एक और चीज समझने की है, म्यू नॉट को हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 होती है। ऐसा यूनिट यानी म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷
-7 SI यूनिट। म्यू नॉट की जो CGS यूनिट है वो 1 है। SI यूनिट में म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड CGS सिस्टम में म्यू नॉट की वैल्यू होती है 1। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और म्यू नॉट है चुंबकीय पारगम्यता निर्वात में। म्यू नॉट है चुंबकीय पारगम्यता निर्वात में। धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की कैलकुलेशन अपन बायोट सावर्ट्स के नियम से करते हैं। बायो सावर्ट्स लॉ बोलते हैं अपन इसको। मान लीजिए ये कोई धारावाही तार है जिसमें बहने वाली धारा की मात्रा आई है और आप ये बिंदु P है और इस बिंदु पर इस धारावाही तार के कारण के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहते हैं। ये धारावाही तार का अल्पांश, इसकी लंबाई dl वेक्टर हमेशा उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में धारा का प्रवाह हो रहा होगा। माना कि ये अल्पांश इस dl के साथ, ये जो अल्पांश है इस बिंदु के स्थिति सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र लिखने का तरीका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। इसे हम कहते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I तार में बहने वाली धारा, dl अल्पांश की लंबाई, ये है अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये है अल्पांश के कारण, धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो dV इन वेक्टर फॉर्म इज रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। बच्चों, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको बिंदु P पर देखनी है तो बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट से। दाएं हाथ के स्क्रू नियम, दाएं हाथ के अंगूठे नियम से या पेंच नियम से। कैसे? dl की दिशा इधर की तरफ है, r इधर की तरफ होगा, तो आप सोचिए अगर dl इधर है और r इधर की तरफ है तो dl क्रॉस r अंदर की तरफ होगा। यानी कि इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। अंदर की डायरेक्शन को अपन क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अल्पांश में धारा इधर की तरफ है तो अल्पांश की लंबाई इधर की तरफ होगी। अल्पांश में लंबाई उधर की तरफ ही लेनी है
जिस डायरेक्शन में हमको करंट दी हुई है। तो यहां पर अल्पांश में बहने वाली धारा की दिशा इधर है, तो अगर DL क्रॉस R करेंगे, यहाँ पेंच लगाकर उसको कसूंगा तो अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इस बिंदु पर जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस अल्पांश की वजह से वो अंदर की तरफ होगा। अब यहां पर अगर हमें पूरे तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो फिर उस केस में हम इंटीग्रेशन करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड पूरे तार की वजह से कैलकुलेट करना होगा तो हमें इस अमाउंट का इंटीग्रेशन करना होगा। तो जब B लिखना होगा तो हम लिखेंगे म्यू नॉट I बाय 4 पाई इंटीग्रल ऑफ DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। अब हम बायो सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस देखते हैं, अनुप्रयोग। हमने पहला एप्लीकेशन लिया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, मान लीजिए स्ट्रेट वायर है और इसमें बहने वाली धारा I है, और जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने वाले हैं वो पॉइंट यहाँ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये बिंदु इस सिरे के साथ और इस सिरे के साथ लंब से कितना कोण बना रहा है। पहले इसे डॉटेड लाइन लेके एक्सटेंड करें, फिर यहां से लंब डालें, ये 90 डिग्री हो गया। फिर ये देखें कि ये वाला सिरा यहां से कितने एंगल पर है, माना अल्फा एंगल पर है। फिर ये वाला सिरे का एंगल देखा जाएगा, माना ये वाला सिरा बीटा एंगल पर है। तो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने का तरीका होगा, ये लंबवत दूरी जो है ये D के बराबर है, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पर अल्फा और बीटा के मापन का जो तरीका है वो एक ही सेंस में है। जैसे इसे भी मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ, इसे भी एक क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ, तो दोनों का सेंस सेम है। तो क्या क्या किया हमने, वायर है यहां से यहां तक का, सबसे पहले हमने जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है वहां से वायर की लंबाई पर लंब डाला, फिर लंब के साथ एक सिरे का दूसरे सिरे का कोण देखा। इस सिरे का कोण अल्फा है और इस वाले सिरे का कोण बीटा है। अब जैसे इसके स्पेशल केसेस लूंगा उससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। स्पेशल केसेस जैसे पॉइंट P है, यहां पर ये वायर की ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बिल्कुल ये है परपेंडिकुलर लंबवत समद्विभाजक, यानी ये इस तार को दो बराबर लंबाइयों में विभाजित कर रहा है। ये लंबाई D है, यहां से यहां तक की लंबाई L और यहां से यहां तक की लंबाई भी L के बराबर। अब मैंने आपको बोला कि इस सिरे का कोण अगर थीटा है तो इस सिरे का कोण भी थीटा ही होगा। लेकिन अब यहां पर नोटिस करने की बात क्या है, नोटिस करिए यहां पर मैंने दोनों एंगल सेम सेंस में लिए थे, यहां पर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D इंटू
साइन, थीटा की जगह बीटा की जगह तो थीटा लिखेंगे माइनस साइन, लेकिन अब ये कोण अपोजिट में है तो इसको थीटा लिखा है, इसे हम माइनस थीटा लिखेंगे, तो यहाँ माइनस थीटा लिखें। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा ये। तो ये जो तार है ये फाइनाइट लंबाई का है, एक निश्चित लंबाई का तार है, फाइनाइट लेंथ है इसकी। दिस इज वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट का मतलब एक निश्चित लंबाई है उसकी। और साइन थीटा की वैल्यू भी अगर आप चाहते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, ये d है ये l है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी अपनी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पाइथागोरस से, और साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा l अपॉन दिस वन, l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। एक और केस लेते हैं, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये वायर है लेकिन इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है कि जो बिंदु P है, ये जो दूरी है, ये दूरी इस तार की लंबाई के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, ये लंबाई d। अब बच्चों इधर का सिरा जितना दूर होगा ये कोण बढ़ता जाएगा, जब ये अनंत लंबाई पर है, इधर प्लस अनंत पर और इधर माइनस अनंत, तो ये वाला कोण इधर प्लस 90 हो गया, इधर माइनस 90 हो गया, तो बीटा तो हो गया हमारा प्लस पाई बाई 2, अल्फा हो गया माइनस पाई बाई 2। तो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी इंटू 2 ऑफ साइन 90। तो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, तब जबकि बिंदु P की स्थिति चित्रानुसार हो। अब अगर मान लीजिए वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का ही है, लेकिन इधर की तरफ अनंत तक है और बिंदु P इस सिरे के बिल्कुल सामने है। पहले बिंदु P बीच में लिया था मैंने, दोनों के बीच। आपके पार बिंदु P इस सिरे के सामने है, तो वो सिरा तो अनंत पर है, तो बीटा की वैल्यू तो हो गई पाई बाई 2, और ये सिरा सामने ही है तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। और जैसा कि आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। बच्चों अगर ये वायर है
करंट कैरिंग वायर, पॉइंट यहां हो या यहां हो, अगर पॉइंट जिस रेखा पर धारावाही तार है उसी रेखा पर स्थित है तो उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। अब आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रैट करंट कैरिंग वायर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सीधे धारावाही तार में बहने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा, सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बच्चों ये डायरेक्शन देखनी हो तो डायरेक्शन देखने का बहुत सिंपल तरीका है, राइट हैंड रूल से देखिए। आप क्या करिए, बी की दिशा राइट हैंड थंब रूल से देखी जाती है। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करिए। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता, देखिए मान लीजिए बच्चों हमारे पास रोज डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। ये राइट हैंड का अंगूठा है, तो आप अंगूठे को उधर की तरफ रखिए जिधर की तरफ धारा बह रही हो। राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड। तो अंगूठे को उधर की तरफ रखिए जिधर की तरफ धारा बह रही हो। अब यहां पर उंगलियों को देखिए, यहां उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है, पेपर के अंदर की तरफ। तो यहाँ उंगलियां अंदर जा रही हैं, इसका मतलब ये हुआ जैसे ये स्ट्रेट वायर है और इसमें धारा ऐसे बह रही है। तो जब मैं इसको दाएं हाथ से मुट्ठी में पकड़ूंगा तो अंगूठे को उधर रखिए जिधर की तरफ धारा है, तो यहाँ उंगलियां अंदर घुसी, तो इस वाले जोन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ऐसे पकड़ूंगा तो यहाँ उंगलियां बाहर आ रही है। इधर आवाज टक टक की आ रही है, इधर बाहर आ रही है, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट का मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर की तरफ, और क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड मतलब अंदर की तरफ। तो बच्चों सिंपल तरीका, आप सीधे तार को दाएं हाथ में मुट्ठी में बंद कर लीजिए, अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए, उंगलियां जैसे घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र को भी वैसे ही घुमा दीजिए। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर और यहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर। बच्चों अब मैं इसी फिगर को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहा हूं। ये डॉट, लेकिन डॉट चुंबकीय क्षेत्र के लिए नहीं बनाया है मैंने, धारा के लिए बनाया है।
बात को समझिएगा ध्यान से। इसमें करंट की डॉट से दिखाई गई है, इसका मतलब तार इस तल के लंबवत है, यानी ये करंट कैरिंग वायर है और उसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। बच्चों, अगर मैं इस सीधे तार को मुट्ठी में पकड़ूंगा तो अंगूठा कैसे रखना है अपने को, अंदर या बाहर, क्योंकि डॉट से बनाया है और तार ऐसे हैं तो इसका अंगूठा ऐसा रहेगा और अंगूठा ऐसा रहेगा तो मेरी फिंगर्स ऐसे घूम रही है, यानी इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ऐसा रहेगा। यहां पर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, क्योंकि करंट बाहर आ रही है, अंगूठा बाहर, उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहां ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां ऐसे बनेगा। और अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो बी की वैल्यू, लॉन्ग वायर, लंबा तार है तो बी की वैल्यू बच्चों हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये आर है तो ये आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर धारावाही तार ये नहीं है, धारावाही तार ये है। इसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ वृत्तीय होगा, सीधे धारावाही, अगर धारावाही तार ये है तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो ऐसा उत्पन्न होगा। अब वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बच्चों की इसमें करंट जो है ना वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। बच्चों, बात बिल्कुल सिंपल, अगर ये चौक एक धारावाही तार की तरह काम कर रही है और इस चौक में बहने वाली धारा ऊपर है, दाएं हाथ में अंगूठा ऊपर रखिए, मेरी उंगलियां कैसे घूम रही है उस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र को घुमाइए तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा पैदा होगा, चुंबकीय रेखाएं ऐसे सर्कल्स बनाएंगी, क्लोज्ड सर्कल्स इस तरीके से। लेकिन अगर इसमें बहने वाली धारा नीचे की तरफ है तो उस स्थिति में मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, मेरी उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, तो उस स्थिति में मैं सर्कल जो बनाऊंगा वो इस तरीके के बनाऊंगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, यहां पर ये करंट कैरिंग वायर है, तो अगर वायर को मैं ऐसे दिखाता हूं स्ट्रेट तो इस स्थिति में इधर क्रॉस इधर डॉट, वायर को अगर ऐसे दिखाता हूं तो ये। अब अगर मैंने वायर को ऐसे दिखाया, ये क्रॉस, ध्यान रखें ये क्रॉस आई के लिए बनाया गया है, आई के लिए बनाया गया है, इसका मतलब तार इस तल के लंबवत है, ऐसे है, और धारा क्रॉस की धारा तो अंदर, तो ये धारावाही तार है, धारावाही तार, ये चौक को धारावाही तार समझिए, और इसमें धारा अंदर जा रही है, धारा अंदर जा रही है तो इसमें सर्कल जो बनेगा, अब जब मैं इसको मुट्ठी में पकड़ूंगा तो धारा अंदर बतानी, तो अंगूठा अंदर गया, सर्कल जो बनेगा बच्चों वो ये वाला बनेगा। इसमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां ऐसे, और ये डिस्टेंस r के बराबर है, तो b की वैल्यू फिर से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, धारावाही तार, धारावाही सीधा तार। अगर मान लो तार ऐसे दिखा रखा है बच्चों, तो उस स्थिति में अब तार ऐसे हैं तो ऐसे पकड़ेंगे तार को तो चुंबकीय बल रेखाएं यूं, तो इस स्थिति में इधर से बाहर, तो यहां डॉट का बताएंगे, यहां क्रॉस का बताएंगे। क्लियर है बच्चों? बच्चों यहां हमारे पास दो अनंत लंबाई के तार हैं, लॉन्ग वायर हैं, इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है। अब अगर हम इसके कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को B1 से और इसके कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को B2 से डिनोट करें तो देखिए क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी। B1 है
इसको तार ए, इसको तार बी बोल देते हैं। ए के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और B2 है बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर हम 3 पॉइंट पर लें, बात करें ए या पी क्यू आर कर लेते हैं, पी क्यू और आर। तो पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिंदु पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले वाले की डायरेक्शन देखिए, इसको अगर मैं अंगूठे को ऊपर लूंगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा इस पॉइंट पर। तो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड ए के कारण बाहर, बाहर का मतलब डॉट, तो B1 डॉट प्लस इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो ये भी इसके लेफ्ट में है, तो इसका भी बाहर ही होएगा, तो B2 डॉट। तो दोनों डॉट के हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा B1 प्लस B2 डॉट। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, इसकी वजह से निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। अब क्यू पर हम बात करें, क्यू पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, इसको यूं पकड़ूंगा तो यूं अंदर जाएगा यहां, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर। तो क्यू पर जब हम देखेंगे तो ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर, अंदर मतलब क्रॉस का, प्लस बी के कारण, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर। एक अंदर और एक बाहर होगा। हाँ, वो अलग बात है कि इस बिंदु पर इसके कारण और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उनकी वैल्यू जितनी यहां पर है वो नहीं होकर कुछ और हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। हम एक बार में एक ही केस ले रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि B1 का मान यहाँ, यहाँ और यहाँ सब जगह सेम है। हम एक तरीके से 3 अलग अलग केस डिस्कस करके चल रहे हैं। बस हमने सिर्फ इतना लिखा है कि B1 ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, B2 बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। जब इसके कारण, जब इस बिंदु पर निकालना है तो इसका मान यहाँ निकालेंगे, इसका मान यहाँ निकालेंगे। जब इसके ऊपर निकालना है तो इसका मान यहाँ निकालेंगे, इसका मान यहाँ निकालेंगे। ऐसे ही तीसरे पर देखिए, आर पर। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। अगर आर पर हम देखें तो उस स्थिति में इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। तो B1 भी क्रॉस का और B2 भी क्रॉस का, तो यह आंसर हो जाएगा आपका B1 प्लस B2 क्रॉस का। अब यहां पर अगर मैं संभावना देखूं, ये मत समझ लेना कि ये मान और ये मान बराबर है। मैंने आपको बोला एट ए टाइम एक ही पॉइंट पर काम करें। B1 है ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो जब इस बिंदु की बात कर रहे हैं तो ए के कारण आर पर, बी के कारण आर पर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए के कारण बिंदु P पर, इसको आप क्या बोलेंगे, ए के कारण बिंदु P पर, ये बी के कारण बिंदु P पर, ये ए के कारण बिंदु Q पर, और ये बी के कारण बिंदु Q पर। इसे क्या पढ़ेंगे आप, ए के कारण बिंदु R पर
और इसे पढ़ेंगे आप बी के कारण बिंदु आर पर। जब बिंदु पी पर ले रहे हैं तो ए के कारण पी पर ही लेना है। अब यहां पर अगर मैं संभावना ढूंढूं कि कहां पर शून्य हो सकता है, तो ये दोनों समान दिशा में हैं, ये जीरो नहीं दे सकते, ये दोनों समान दिशा में हैं, ये जीरो नहीं दे सकते, यानी जीरो कौन दे सकता है, यहां पर जीरो हो सकता है, तो क्यू पर शून्य हो सकता है। तो यहां पर अगर मुझे देखना है, अब अगर मैं स्पेशल केस लूं, ये Q एक ऐसा बिंदु है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान जीरो है। यहां पर भी जीरो नहीं हो सकता, यहां भी जीरो नहीं हो सकता। ये दूरी मैं R1 ले लेता हूं और ये दूरी मैं R2 ले लेता हूं, और बिंदु Q पर जीरो है। तो बिंदु Q पर जीरो है तो B1 का क्रॉस प्लस B2 का डॉट मिलाकर जीरो है। B1 का लिखेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन इनफाइनाइट लेंथ के हैं ये, तो 2 पाई R1, एक को प्लस एक को माइनस लिख लूं, क्रॉस को मैं प्लस और इसको मैं माइनस लिख लेता हूं, तो यहां पर ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R2 इक्वल टू 0। इस बात का अर्थ क्या हुआ, I1 बाई I2 इक्वल टू R1 बाई R2, I1 बाई I2 इक्वल टू R1 बाई R2। कहने का मतलब क्या है, इस बात का मीनिंग क्या हुआ, यदि I1 I2 के इक्वल है, दोनों में बराबर धारा बह रही है, तो R1 बराबर R2। यदि I1 ग्रेटर देन I2 है तो R1 ग्रेटर देन R2। मतलब अगर दोनों तारों में बराबर धारा बह रही है तो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा वो बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट। R1 R2 का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट। और अगर I1 का मान I2 से बड़ा है तो उस स्थिति में इस तार से दूरी ज्यादा होगी, उस तार से दूरी कम होगी। तो जिसमें धारा ज्यादा है उससे दूरी ज्यादा, धारा बराबर है तो दूरी भी बराबर। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल दूसरा लूं, इसमें करंट I1, अब नोटिस करिए क्या किया मैंने, पहले सेम डायरेक्शन में करंट था, अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। और I1 ग्रेटर देन I2 दे रखा है आपने, I1 ग्रेटर देन I2 दे रखा आपने। तो ध्यान से समझिएगा बात को। अब मैं फिर से 3 बिंदु कंसीडर कर रहा हूं। अब अगर मैं बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, वही B1 इसके कारण बिंदु P पर, B2 इसके कारण बिंदु P पर। जब बिंदु P पर देख रहे हैं, ये तार A तार B, तार A के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 ले रहा हूं, तार B के कारण B2 ले रहा हूं। तो इस पॉइंट पर, इसमें धारा ऊपर है तो इस पॉइंट पर इसके कारण बाहर होगा, तो B1 बाहर मतलब डॉट का, उसमें धारा अंदर है तो अंदर वाले के कारण उस पॉइंट पर अंदर नीचे धारा है तो अंदर की तरफ हो जाएगा, प्लस B2 क्रॉस का BQ, Q पर देखें B1 क्या है, तार A के कारण बिंदु P पर, B2 क्या है, तार B के कारण बिंदु P पर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बीच में मध्य बिंदु, यहां पर बीच में, इसके कारण अंदर, इसके कारण, इस तार के कारण अंदर और इस तार के कारण भी अंदर, यानी सपोर्टिंग नेचर का हो गया। तो B1 भी अंदर
और B2B अंदर। B1 B2 क्या है? तार B1 क्या है? तार A के कारण Q पर चुंबकीय क्षेत्र, यह है तार B के कारण Q पर चुंबकीय क्षेत्र। जब Q की बात करें तो Q पर लेने हैं, जब P की बात करें तो P पर लेने हैं। सिंबल्स पे मत जाइएगा, यहां क्या लिखा उस पर भी जाइएगा। तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2 क्रॉस का। अब R पर लें, R पर अगर हम ले रहे हैं तो R इसके राइट में, इसके भी राइट में, तो इसके राइट में, इसके कारण अंदर और इसके कारण बाहर। तो A के कारण अंदर, A के कारण अंदर और B के कारण बाहर। मुझसे कहा जाए, मुझसे क्या कंडीशन दी हुई है? I1 ग्रेटर देन I2। कहां शून्य, क्या Q पर शून्य हो सकता है? तो एक बात तो ये तय हो गई कि BQ 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां तो दोनों ही सपोर्टिंग नेचर के हैं। तो इस बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, एक बात तो तय हो गई। अब सवाल यह है कि P और R में से कहां 0 हो सकता है? क्या P पर 0 हो सकता है? P पर, तो P पर 0 नहीं हो सकता, कारण P पर भी 0 नहीं हो सकता। सोच के देखना क्यों। भले ही P पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, संभावना थी, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है? इसमें धारा का मान ज्यादा और दूरी कम, धारा ज्यादा दूरी कम, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहेगा। यहां पर ज्यादा धारा, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, दूरी कम तो और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। दूरी जब कम होती है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, और धारा ज्यादा होती है तब भी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। तो इसके कारण इस बिंदु पर A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा है। तो इस कंडीशन में B1 डेफिनेटली B2 से बड़ा रहेगा। यानी हम फिर कह सकते हैं कि बिंदु P पर 0 नहीं हो सकता, P पर भी 0 नहीं हो सकता। अब R की बात करें कि R पे हो सकता है क्या? R पर दोनों अपोजिट है, R पर दोनों अपोजिट है। अब इसमें धारा ज्यादा लेकिन इससे दूरी ज्यादा, और इसमें धारा कम और दूरी भी कम, तो R पर संभावना है, R पर संभावना है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि PQR में से कहां शून्य हो सकता है, तो BR में और may not be 0। BR हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट Q और P पर तो संभावना बंद हो गई। P पर नहीं हो सकता, Q पर नहीं हो सकता। R पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। R पर शून्य होने के लिए ये और ये बराबर होना जरूरी है। P पर ये और ये बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि P पर मैंने लिखा B1 B2 से ज्यादा है। R पर ये इससे बड़ा भी हो सकता है, ये इससे छोटा भी हो सकता है, और ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो अब हम कंडीशन कैलकुलेट करें R पर शून्य होने के लिए। यदि स्पेशल केस, यदि BR बराबर 0, BR बराबर 0, तो फिर उस स्थिति में हमें, अगर ये 0 है तो ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे इनको मान में, तो B1 बराबर B2 लिख देंगे। B1 बराबर B2 माना इन दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी? D, और इस बिंदु की दूरी अपन ले लेते हैं R। तो फिर उस कंडीशन में क्या बनेगा? यहां से दूरी कितनी हो गई? D प्लस R, तो म्यू नॉट I अपॉन D 2 पाई इंटू D प्लस R इक्वल टू I1 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R।
यानी ये हो जाएगा I1 बाई डी प्लस आर इक्वल टू I2 बाय आर, ये रिलेशन है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस तार में धारा ज्यादा है शून्य क्षेत्र वाला बिंदु वहां से ज्यादा दूरी पर मिलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा है तो शून्य क्षेत्र वाला बिंदु ज्यादा दूरी पर मतलब उधर ही मिल सकता है, इधर नहीं मिल सकता। अगर I2 ज्यादा होता तो शून्य क्षेत्र वाला बिंदु इधर मिलता, उधर नहीं मिलता, यह मतलब है। तब जब दोनों में धारा अपोजिट है, और अब जब दोनों में धारा सेम डायरेक्शन में हो तो शून्य क्षेत्र वाला बिंदु बीच में कहीं मिलेगा, फंडा वही रहेगा, जिसमें धारा ज्यादा उससे दूरी ज्यादा। तो शून्य क्षेत्र वाला बिंदु कहां मिलेगा, जब धारा समान दिशा में हो तो बीच में कहीं मिलेगा। बीच में किससे दूर होगा, जिसमें धारा ज्यादा है उससे ज्यादा दूर होगा। और अगर विपरीत दिशा में धाराएं हैं तो शून्य क्षेत्र वाला बिंदु बाहर मिलेगा, लेकिन बाहर किधर की तरफ मिलेगा, जिसमें धारा ज्यादा है उससे ज्यादा दूर। तो इसमें धारा ज्यादा है तो ज्यादा दूर, इधर तो ज्यादा दूर नहीं हो सकता ना, तो उधर जाएंगे तभी तो इससे ज्यादा दूर आएगा, तो उधर मिलेगा। ये कंडीशन है। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।